प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के बारे में हम पहले भी पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, मानव पाचन तंत्र स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है, मुख गुहा से। उसके बाद यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, मुंह में खाना जाता है, फिर वहाँ से वो ग्रास नली, ठीक है, फिर ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में जाएगा यानी स्टोमक में। उसके बाद से फिर वो हमारी शुद्रांत यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बृहदांत्र भी बोलते हैं, बड़ी आंत। उसके बाद फिर एनस के थ्रू रेक्टम से होते हुए फिर एनस के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जूसी मटेरियल जो होता है वो हमारी बॉडी में सर्कुलर सिस्टम में ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पाचन क्या होता है। मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बड़े बड़े अणुओं के रूप में होता है, जिन्हें शरीर मूल रूप से अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए शरीर में विभिन्न अंगों का एक जटिल समूह ठोस अघुलनशील भोज्य पदार्थों को एंजाइमों, अम्लों और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से सरल तरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है। भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाते हैं। यानी हम जो खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी की जो प्रोसेस होती है जो पाचन तंत्र की, वो उसको सरल अणुओं में तोड़ती है और उसके बाद हमारा शरीर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। पाचन तंत्र जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करके शरीर के लिए अवशोषण योग्य बनाता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो पाचन मुख्य रूप से दो तरह से होता है, एलिमेंट्री कैनाल और संबंध पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा डायग्राम दे रखा है, उसमें हिंदी में नाम थे, इसमें इंग्लिश में नाम है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद आहार नाल के पार्ट्स देख लेते हैं हम पाचन तंत्र के। मुख गुहा यानी बकल कैविटी, ठीक है, मुख गुहा मुंह से हमारा स्टार्ट होता है जहाँ से पाचन तंत्र। तो इसके कितने पार्ट्स हो गए, जीभ, तालु, दांत और फ्रेनिक्स यानी ग्रसनी जो हमारा गला जहाँ से वो नीचे जाता है। उसके बाद ग्रास नली हो गई और इसोफेगस जो फूड पाइप होता है हमारा लंबा गले से जब वो अंदर जाता है। फिर स्टोमक हो गया और आंत। ठीक है, ये हमारी आहार नाल है। ठीक है, और आंत में भी कौन सी होगी, छोटी आंत और बड़ी आंत। और बड़ी आंत के भी तीन तरफ है, कैकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, उसके बाद संबंध पाचन ग्रंथियाँ हो गई, सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ में होती है। फिर यकृत हो गया, लीवर और अग्नाशय पैनक्रियास। ठीक है, और इधर छोटी आंत के पार्ट भी दे रखे हैं, ड्यूडेनियम, मध्यांत और इलियम। ठीक है, तो इस तरह से ये पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम हो गया है। उसके बाद बात करते हैं श्वसन यानी रेस्पिरेशंस की। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया श्वसन कहलाती है और जैविक क्रियाओं में संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब इसमें ऑक्सीकरण ये सब जो भी मेथड है इसका हम कैसे समझेंगे, देखिए। श्वसन के समय जो मुक्त ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में परिवर्तित होकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती हैं। और जो खाद्य अणु होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनमें उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा विमुक्त होती है। हमने जो खाने में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट खाया, वो कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा में विमुक्त होता है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, सेलुलर फ्यूल, जो एक ऊर्जा देने का काम क्यों करता है, ईंधन करता है। ठीक है, मनुष्य में जो श्वसन दर होती है लगभग 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, और सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिलीलीटर वायु फेफड़ों में प्रत्येक श्वसन चक्र में ग्रहण की जाती है और इसे फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, जैसे मुख कुआ से आपका पाचन तंत्र स्टार्ट होता है, ऐसे नासल कैविटी प्लस, ठीक है, ओरल कैविटी, फ्रेनेक्स, लेफ्ट ब्रोंकलीज या हमारे लंग्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसको भी आपने अपनी नोटबुक में बनाना है और सारे लेबलिंग भी करनी है इसकी। उसके बाद आता है श्वसन दो तरह का होता है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। और अंतः श्वसन जो होता है फिर वो दो टाइप्स का होता है,
पहला हो गया हमारा अनऑक्सी और ऑक्सी। तो ऑक्सी क्या होता है देखते हैं। ऑक्सी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और श्वसनीय पदार्थ जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, और जो लास्ट में जो उत्पाद बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्गत होती है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 4 अणु निर्मित होती है। यह अधिकांश जीवों और पेड़ पौधों में होता है, ठीक है। अब इधर देखिए, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है इसमें, और अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बनिक यौगिक में जैसे पायरुविक अम्ल, इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और इसमें 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, और ये सूक्ष्म जीवों में होती है जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया। इसमें एक अणु से 38 अणु निर्मित होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है मेनली, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी श्वसन में नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन पेड़ पौधों में, जीवों में होता है, अनऑक्सी श्वसन सूक्ष्म जीवों में होता है, ठीक है। इसमें एक अणु से एटीपी के 4 अणु बनते हैं और अनऑक्सी में एक अणु से 38 अणु बनते हैं, ठीक है। इसमें जो आखिरी उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है। इसमें अंतिम उत्पाद जो होता है पायरुविक एसिड, इथेनॉल, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये हमने मेन याद रखना है और इसको हमने नोट भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीश्वसन की डेफिनेशंस भी दे रखी है अलग से, तो इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आता है गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन किस तरह से देखने को मिलता है हमें, रुधिर में संवहन के माध्यम से ऑक्सीजन का फेफड़ों से और कोशिकाओं या ऊतकों तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं से फेफड़ों तक निरंतर पहुंचते रहना ही गैसीय परिवहन कहलाता है। परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, आना जाना। तो मेनली 2 गैसेस होती हैं जो हमारे श्वसन में काम करती हैं, एक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन मार्ग नासा रंध्र के द्वारा, ठीक है, उसके बाद ग्रसनी में गया, फिर श्वसन तंत्र में गया, फिर श्वास नली में गया, ठीक है, और उसके बाद श्वसनी में, फिर श्वसनिकाओं में, फिर वायुकोष्ठ में, फिर रुधिर में और फिर कोशिका में गया, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है, और जो शेष 1.5 होता है उसका परिवहन रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी, यानी जो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। O2 ऑक्सीजन हो गया प्लस Hb और HbO2, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है। रुधिर परिवहन की प्रक्रिया में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाओं में जो उपस्थित ऑक्सीजन के कम दाब के परिणाम स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के रूप में विखंडित हो जाता है। अब यहाँ पे कम दाब के कारण ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन फिर वो विखंडित हो जाता है और इससे ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, और फिर वो मुक्त ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ऊतकों में जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ऑक्सीजन की तुलना में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक सॉल्युबल होता है, इसलिए इसका जो परिवहन होता है इसकी तुलना में थोड़ा इजी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यहाँ पे दिया हुआ है 4 टाइप से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुल के, बाइकार्बोनेट के रूप में और कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में। तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से कैसे होगा, कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कहाँ से, कोशिकाएं, जो भी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, उससे फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और 10 से 20% तक ही संभव होता है। इसलिए CO2 का परिवहन ब्लड सर्कुलेशन में अन्य प्रकार से भी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो परिवहन हो रहा है वो 10 से 20% ही हो रहा है, इसलिए और मीडियम से भी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। प्लाज्मा में घुल के कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने पर कार्बोनिक एसिड H2CO3 का निर्माण होता है, जिससे शरीर में कार्बनिक अम्ल के रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग संवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इसीलिए जो 3-4 मेथड है इनसे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, क्योंकि एक ही से पूरा 100% परिवहन
नहीं हो पा रहा है। जब बाइकार्बोनेट सोडियम से एवं रक्त में उपस्थित पोटेशियम से अभिक्रिया करते हैं तब क्रमशः सोडियम बाइकार्बोनेट एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। कैसे? CO2 + H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेट और एंजाइम की उपस्थिति में H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनता है, फिर हाइड्रोजन आयन एन बाइकार्बोनेट, ठीक है, और फिर CO2 H2O से रिएक्शंस करता है Na2CO3, उसके बाद बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। और लास्ट है आपका कार्बन मिनो यौगिकों के रूप में। कार्बन मिनो यौगिकों के रूप में CO2 का परिवहन लगभग 23% तक होता है और CO2 हीमोग्लोबिन से अमीनो समूह यानी NH2 से संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से संयोग करके कार्बामिनो यौगिक का निर्माण करता है। प्रोटीन प्लस NH2 CO2 प्लस NHCOOH कार्बन मिनो यौगिक और HbNH2 प्लस CO2 HbNHCOOH कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से हमने परिवहन पढ़ लिया, ठीक है। इस वीडियो में आपको मैंने उत्सर्जन के बारे श्वसन के बारे में बताया, पाचन के बारे में बताया, जैव प्रक्रम के बारे में बताया और पोषण के बारे में बताया, ठीक है। इसके आगे अब हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय के बारे में पढ़ेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने इतना ही इस वीडियो को देखना है। थैंक यू सो मच।